इससे पहले हमने जाना था कि मुखिया और महेश्वर की बातचीत होती है। मुखिया कहते हैं हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं, जितनी चाहो अपनी पसंद से उतनी ले लो। महेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ कि जो जमीन लूं कस्बे की अदालत में से पक्की लिखा पड़ी हो जाए। जब मुखिया ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा जमीन किस भाव मिलेगी। एक मुखिया ने कहा 1000 रुपया प्रतिदिन। महेश्वर चकित हुआ, बोला मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है। मुखिया ने कहा एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहां से चलना शुरू करोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्य अस्त के पहले लौटकर नहीं आ पाए तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी जमीन घेर ली जा सकती है, परंतु मुखिया की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। देखिए मन का लालच व्यक्ति से क्या करा देता है। अच्छा खासा संपन्न किसान था महेश्वर, लेकिन मन के लालच, उसकी लालसा इतनी बढ़ गई कि वो मुखिया जी की शर्त भी मान गया। अब अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। विचारों की विशालता में जमीन का ही बिंदु घूरता रहा। वह सोचता रहा कि अपनी सारी शक्ति को वह चलने में लगा देगा जिससे से अधिक जमीन घेरी जा सके। मैं इतनी जमीन घेर लूंगा कि मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी ना जा सके। मतलब कि इतनी जमीन घेर लूंगा कि मुझसे बड़ा कोई और किसान नहीं होगा। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। अपने सपनों में भी ये ही बातें बन रही थी। मतलब वो इस चीज के सपने देख रहा था, उसके सपनों में भी यही बातें बनी रही। महेश्वर ने सवेरे उठकर अपने साथ आए आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और मुखिया भी आ गया तब उसने कहा कि अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। महेश्वर 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया महेश्वर को लेकर टेकरी पर पहुंचा जहां से शर्त शुरू होनी थी। अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टीले पर रखते हुए उसने कहा यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। महेश्वर ने 1000 रुपए गिनकर टोपी में रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई देते थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी, यानी जो वो चला तो 5 किलोमीटर चलकर जब उसने मुड़कर देखा तो जहां से उसने शर्त शुरू की थी वहां जो लोग खड़े थे वो उसे साफ दिखाई दे रहे थे। उसे
खाने की याद आई, पर उसने खाया नहीं। टोकरी उतारकर कंधे पर रखी और अपनी चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखाई देती थी। जो 5 किलोमीटर जाने पर उसे दिखाई दे रहे थे लोग खड़े हुए, अब दिखने बंद हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से दिख रहे थे कि कोई, हाँ शायद कोई कुछ खड़ा है। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते से लगते थे। उसने सोचा, काफी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने में तर हो रहा था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर उसने गड्ढा बनाकर उस पर घास का ढेर लगा दिया, जिससे पता चले कि कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे और ज्यादा जो भूमि थी, बहुत हरियाली वाली जमीन दिखाई देने लगी। उसका लालच बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था और अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटियां निकाल कर खाई और पानी पिया। वह बैठा ही रहा, लेटा नहीं। उसे डर था कहीं नींद न आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफी लंबी भूमि नापकर वह बाईं ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक और उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर भी घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़ा, टेकरी की ओर देखा, पर वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा, वह अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसे तेजी से अपने कदम बढ़ाए। ठीक बड़ी कठिनाई से 3 किलोमीटर ही चला था कि देखा कि सूरज ढलने लगा। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकरी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ा तो उसने ठीक नहीं, उस दिशा में और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकरी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान बना दिया। अब महेश्वर इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी थी। शक्ति क्षीण करने का मतलब कि उसके शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो सब कम हो चुकी थी। वह इतना ज्यादा चल चुका था कि अब उससे चलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। पैरों में छाले पड़ गए थे और टांगे उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम करने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी, यानी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थकान के कारण उसको वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। वो इतना ज्यादा चल चुका था कि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे टेकरी तक पहुंचना था, नहीं तो वह शर्त हार जाता। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाये जा रहा था। मतलब सूरज छुपने के लिए कगार पर खड़ा था। सूरज डूब रहा था। महेश्वर
महेश्वर भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। अब टेकरी पर टोपी और उसके निकट बैठा मुखिया साफ दिखाई दे रहे थे। उसे उसने उसकी निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। निराश दृष्टि से, क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि उसे सामने सब लोग दिख रहे थे कि वो आगे चले। सूर्य धरती के नीचे धस चुका था, यानी सूर्य अस्त हो रहा था। ठीक है, धरती के नीचे धसने का मतलब है कि वो अस्त हो रहा था, छुप रहा था सूरज। महेश्वर जान गया कि टीकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुख से एक चीख निकली। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर लोग अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये नीचे था, वो थोड़ी पहाड़ी पर थे, तो वो पहाड़ी पर थे, उन्हें तो सूरज दिख रहा है, ये नीचे है तो इसको नहीं दिखाई दे रहा था। तो वह आंख मूंद कर टेकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिर गया और मुख से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकरी पर रखी मुखिया की टोपी तक पहुंच चुके थे, यानी वो शर्त जीत चुका था। उसको वहां लौट के आना था, उस जगह पर जहां पर मुखिया ने अपनी टोपी रखी थी, है ना, और उसने उसमें 1,000 रुपए डाल के रखे थे। वो वहां आ गया, उसने टोपी पर हाथ रख दिया, लेकिन वो मुंह के बल गिर गया। मुखिया ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली। मुखिया बोले कि क्योंकि वो शर्त जीत गया था, वहां आ गया था, तो मुखिया जी बोले कि देखो जाकर इसने कितनी जमीन ले ली। महेश्वर का नौकर दौड़कर आ गया। उसने महेश्वर को उठाना चाहा। महेश्वर के मुंह से खून बह रहा था, वह मर चुका था। मुखिया के आदमी दुखी भी थे और महेश्वर पर हंस भी रहे थे। दुखी इसलिए थे कि एक आदमी ने भूमि के चक्कर में अपनी जान दे दी, थोड़े से लालच में, और हंस रहे थे कि इसने सब कुछ होते हुए भी मुखिया से शर्त लगाई, और अब इस जमीन का करेगा क्या जब वो खुद ही उसकी मृत्यु हो गई। नौकर ने महेश्वर के लिए कब्र खोदी और उसे दफना दिया, मतलब उसको जमीन के अंदर दफना दिया। महेश्वर के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन पर्याप्त थी। जो यही बोला है कि 2 मीटर जमीन की, इतने में ही उसको लेटाकर जमीन के अंदर दबाया गया था। उतनी ही जमीन उसके लिए पूरी थी, पर्याप्त थी उसके मतलब पर्याप्त मतलब भर काफी थी उसके लिए 2 मीटर जमीन, क्योंकि उतने में वो आराम से जमीन के अंदर लेटा हुआ था। तो कहते हैं कि इतनी जमीन के लिए वो इतना भागा, लेकिन अंत समय में उसे 2 मीटर जमीन ही मिली, मतलब पर्याप्त उतनी ही जमीन मिली। इसीलिए लालच का अंत सदैव बुरा होता है। यही इस कहानी की शिक्षा है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरतों को पूरा किया जा सकता है पर लालच को नहीं। आप जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन लालच जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो सदैव बढ़ता जाता है। तो इसलिए लालच नहीं करना, आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास करने चाहिए, पर लालची नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। वो समय के अनुसार आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन लालच करके बढ़ेंगे तो आपके जीवन को ही नुकसान होगा। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको भली प्रकार समझ में आ गई होगी।